हाय एवरीबॉडी। अभी के सेशन में हम देखेंगे कि नाबार्ड के सेकंड सिटिंग में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। सारे क्वेश्चंस रिकॉल कर पाना मुश्किल है, तो जितना मुझे याद आ रहा था उतने की मैंने लिस्ट बना दी है। फिर लास्ट में देखेंगे कि कट ऑफ पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्वेश्चंस किस टाइप के थे, तो थोड़ा बहुत इसको हम देख लेंगे। ये सेशन में हम सारे क्वेश्चंस देखने नहीं वाले हैं क्योंकि वो इतना याद नहीं रहता। धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोग भी क्वेश्चंस भेजोगे तो आइडिया लगता रहेगा कि और क्या क्या आया था, क्योंकि इतना रिकॉल कर पाना मुश्किल है थोड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ई सरस के ऊपर क्वेश्चन था। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक वॉल भी तो कुछ एक्टिविटीज़ हुई थी। आई थिंक ये सितंबर में न्यूज़ में था या अगस्त में, अच्छे से याद नहीं आ रहा, लेकिन आप संपूर्णा में देखो तो वहाँ पे ये चीज़ दे रखी थी, संपूर्णा या फिर पीआईबी सूत्रा। ठीक है, तो ई सरस के बारे में इसको अच्छे से न्यूज़ में कवर किया गया था। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं है कि इस पर उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। उसके बाद एक क्वेश्चन था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के ऊपर, और इसी साल इसमें अमेंडमेंट हुई थी। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो अगेन यहाँ से भी आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज मत होना। तो दो चीज़ें हैं, एक तो पहले ये टॉपिक इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके अलावा अगर आप देखो तो एआरडी में फॉरेस्ट्री भी पार्ट है इसका। तो दोनों बातों को ध्यान में रख के अगर आप देखो ऐसे, तो ये क्वेश्चन जो आया है ये ऐसा नहीं है कि बहुत सरप्राइजिंग टाइप का क्वेश्चन हो। ठीक है, ये ऐसा आ सकता था, अगर आपने ये एक्ट के बारे में पढ़ा होता तो ये आसानी से हो जाता। फिर है एक एगमार्क सर्टिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन था कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है तो उसके प्रोडक्ट्स को रेदर सर्टिफाई करने का काम, ठीक है, वो करती है एगमार्क। ये मई मंथ की न्यूज़ में थी। ठीक है, उस समय हुआ ये था कि कुछ टाइम के लिए एफएसएसआई उसने ये बोला कि अभी सर्टिफिकेशन की नीड नहीं है, कुछ दिनों के लिए उन्होंने सर्टिफिकेशन को डिसकंटिन्यू कर दिया था। तो एगमा का काम होता है सर्टिफाई करना, इसके बारे में क्वेश्चन था वो। फिर है क्योंकि हमने बात की अभी एफएसएसआई की, तो वहाँ पे क्वेश्चन था एक कि जो फूड सेफ्टी एंड रेगुलेशन है, इसको इंश्योर करना किस मिनिस्ट्री का काम है। तो आपसे इनडायरेक्टली पूछा ये जा रहा था कि जो FSSAI, ठीक है, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत थे जो डायरेक्ट ना पूछ के आपसे इनडायरेक्टली पूछा जा रहा था। फिर था कि जेंडर इक्वालिटी का SDG 5 ये बात करता है जेंडर इक्वालिटी की। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। उसके बाद फिर था कि एक स्टेटमेंट दे रखी थी सैनिटेशन के बारे में, और ये पूछा था कि सैनिटेशन को इंश्योर करने के लिए कौन सी स्कीम लॉन्च की गई थी। तो मतलब स्वच्छ भारत मिशन के ऊपर क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पूछना, ये मतलब अगर आप ऐसे देखो कि आपने 3-4 महीने के पीआईबी को कवर किया है बहुत अच्छे से, तो आप सोच सकते थे वहाँ पे कि इस पे क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि रिसेंटली जो स्वच्छ भारत ग्रामीण का कंपोनेंट है उसमें 75% ODF प्लस स्टेटस को कंट्री वाइड अचीव कर लिया गया था। और ये बहुत रिसेंट न्यूज़ थी, सितंबर में ही हुआ था। तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आना तो ऑलमोस्ट श्योर था कि कुछ ना कुछ पूछा ही जाएगा। लेकिन हुआ ये कि क्वेश्चन उन्होंने बहुत ईजी पूछ लिया। ठीक है, अगर इसके बाद हम बात करें फर्दर कुछ और क्वेश्चंस की, तो मैं ऐसे रीड करके बता देता हूँ कि अमृत धरोहर के ऊपर क्वेश्चन था। उसमें पूछा यह गया था कि अमृत धरोहर का पर्पस क्या है। तो ऑप्शंस में कुछ वहाँ पे स्टेटमेंट दे रखे थे, उसमें से आपको चूज़ करना था कि इनमें से कौन सा है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि नैनो यूरिया का पेटेंट किसके पास है। तो अगर आप देखो तो इफ़को ने अभी रिसेंटली 3-4 महीने के भीतर काफ़ी कुछ किया है। उसमें से 2 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे पहले नैनो यूरिया, और दूसरा था इसमें डैप के बारे में हालांकि क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन ये दोनों का पेटेंट इफ़को के पास है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। ठीक है, उसके बाद PM प्रणाम का पर्पस ये आपसे पूछ लिया गया है एग्ज़ाम में।
ठीक है। तो पीएम प्रणाम जो है वो लॉन्च किया गया है ये सोच के कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं जिसकी वजह से सॉइल को बहुत लॉस होता है, राइट, तो इसके इफ़ेक्ट को कैसे, मतलब इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट को कैसे मिटिगेट किया जाए। तो मतलब केमिकल फर्टिलाइजर्स को रिप्लेस करने के लिए और उसके बदले लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज़ करें, फर्टिलाइजर्स नहीं, जो जितने भी मैन्योर हैं, ठीक है, जैसे गोवर्धन स्कीम के बाद जो आउटकम आता है उसका, राइट। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को उसके यूसेज को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम लाई गई थी। तो आपसे सिंपली यहाँ पे पर्पस पूछा गया, कुछ बहुत डिटेल में नहीं पूछा गया था। फिर इसके बाद है कि डे NRLM, जो कि आप अगर ऐसे देखो ARD के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो चाहे करेंट हो चाहे स्टैटिक हो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से क्वेश्चन तो आना ही आना था। इन्होंने फिर भी बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा था कि डे NRLM का पर्पस क्या नहीं है इसमें से, ठीक है। तो जो नहीं है उसको चूज़ करना था ऑप्शंस में से। फिर अगर हम बात करें यूनियन बजट की, तो बजट के जो 7 पिलर्स थे, जिसको हम सप्तर्षि भी बोलते हैं, ऑप्शंस में कुछ दे रखे थे और उसमें से चूज़ करना था कि इसमें से क्या है, ठीक है, या फिर क्या नहीं है, कुछ ऐसे ही था। लेकिन आपको अगर वो 7 पिलर्स याद होते तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत आसान हो जाता। फिर था उसके बाद कि सी पेस का फुल फॉर्म क्या है। अब सी पेस को देखो तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ये आई थिंक मई मंथ में या जून मंथ में कवर हुआ है, ठीक है। अगर आप संपूर्णा के इकोनॉमिक इश्यूज़ वाले सेगमेंट में जाओ तो वहाँ पे आपको सी पेस के बारे में देखने को मिल जाएगा। ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हो जाता वहाँ से। फिर है कि लखपति दीदी के बारे में, ठीक है, लखपति दीदी को लेके कुछ मेमोरेंडम साइन हुई थी, तो वो किन 2 मिनिस्ट्रीज़ के बीच में हुई थी। ये सब सारे न्यूज़ में है अभी तक हमने जितनी भी बात की है, ठीक है, जितने भी टॉपिक्स को देखा है वो सारे न्यूज़ में थे, वो पिछले 3-4 महीने में न्यूज़ में थे वो। फिर है शुगर केन को लेके जो प्राइसिंग मैकेनिज्म होती है, जैसे कि आपने MSP का बहुत बड़ा नाम सुना होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, राइट। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है वो होता है 22 क्रॉप्स के लिए, जिसमें 14 आते हैं खरीफ, 6 आते हैं उसमें राबी, और 2 ऐसे कमर्शियल क्रॉप्स होते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें शुगर केन कवर्ड नहीं होता है। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछा गया था कि शुगर केन के प्राइसिंग के लिए इनमें से कौन सी स्ट्रेटजी या फिर कौन सी टूल इसमें ऑप्ट की जाती है। तो उसका आंसर होता है FRP, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, FRP, ये होता है शुगर केन के लिए। इसके ऊपर क्वेश्चन था। उसके बाद था कि वीट की MSP क्या है फॉर राबी सीजन 23-24, वीट की MSP क्या है। ठीक है, तो ये आई थिंक 2125 है पर क्विंटल, तो ये आपको याद रखना था। ये भी न्यूज़ में था वैसे। और ऊपर से अगर आप नाबार्ड के एनुअल रिपोर्ट की बात करो तो वहाँ से भी काफ़ी कुछ था, अगर आपने रीड किया होता वो, क्योंकि एनुअल रिपोर्ट काफ़ी लेट आई थी, तो इसलिए हमें उतना उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया कि हम उसको तुरंत अपलोड कर पाएँ, तो थोड़ा सा उसमें टाइम लगा है। बट एग्ज़ाम जिस टाइम पे हो रहा है तो हमारे हाथ में बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं, फिर भी हमने सबमिट किया। जो उसकी समरी है वो अपलोड की कोर्स में। जिन्होंने भी उसको रीड किया होगा उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा इसका। एक इसमें बहुत आसान सा क्वेश्चन था कि कुछ मिलेट्स के एग्जांपल्स दे रखे थे ऑप्शंस में, या फिर मिलेट के अलावा एक और उसमें क्रॉप था, और ये चूज़ करना था कि इनमें से कौन मिलेट नहीं है। तो उसका आंसर होता कॉर्न, ठीक है। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। फिर था कि ग्रे रिवोल्यूशन इनमें से किससे रिलेटेड है। वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस थे जिसमें से आपको चूज़ करना था। अगर मुझे सही से याद आ रहा है तो उसमें एक ऑप्शन था फर्टिलाइज़र, तो ये उसी से रिलेटेड है। फिर है कि रिसेंटली क्रेडिट गारंटी फंड जो है उसमें अगर आप बात करो कवरेज की, ठीक है, तो कितने अमाउंट तक का लोन उसमें कवर्ड होता है, यानी उस अमाउंट के लोन तक गारंटी प्रोवाइड होती है। तो ये आपको वहाँ पे ऑप्शंस में से चूज़ करना था। तो इसका आंसर आई थिंक 2 करोड़ है ऐसे। अगर आप ARD स्टैटिक की बात करें तो कुछ क्वेश्चंस थे उसमें जो कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपने बेसिक लेवल पे भी रीड किया होगा तो आप उसको आसानी से कर पाते। जैसे सीड की उसमें प्योरिटी पूछी गई थी, तो ये आसानी से हो सकता था। फिर ये था कि जो हार्ड कोटेड सीड्स होते हैं तो वो अगर सही से जर्मिनेट नहीं हो पाते तो उसके लिए क्या करना होता है, ठीक है। तो अगर आप सीड साइंस वाले चैप्टर में जाओ तो वहाँ पे ये सब चीज़ें दे रखी हैं। फिर था कि इनमें से कौन सी स्कीम ऐसी है जो NCDC इम्प्लीमेंट करती है, और NCDC भी न्यूज़ में थी। अगर आप सितंबर के आर्टिकल्स देखो वहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है। धीरे धीरे करके मैं टेलीग्राम पे पोस्ट करता रहूँगा कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से आए थे,
क्योंकि अभी के वीडियो में ये पूरा कंपाइल करना और हर क्वेश्चन को दिखा पाना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन हम एक एक करके देखेंगे कि इनमें से जो जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैं सारे यहाँ पे लिख नहीं पाया हूँ, लेकिन ये लिखने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं ऐसे ही, एक एक करके हम देखेंगे उसको कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया था। ठीक है, तो एनसीडीसी के स्कीम के बारे में पूछा गया था। फिर एक था कि जो फार्मिंग की जाती है रिसर्च वर्क के लिए, ठीक है, उसका पर्पस ये नहीं होता कि प्रोड्यूस को बेचना है मार्केट में, वो बस रिसर्च वर्क के लिए अगर कोई फार्मिंग हो रही हो तो उसको हम क्या बोलेंगे। तो ऑप्शंस में बहुत सारा कुछ था उसमें दिया हुआ, जैसे कि जहाँ तक मुझे याद आ रहा है पोमोलॉजी था, ठीक है, उसके बाद आर्बोरिकल्चर था, तो इसका आंसर यही होता। तो ऐसे से करके बहुत सारे क्वेश्चन थे। अब हम बात करते हैं कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या थी। तो अगर लास्ट ईयर के लेवल को रिकॉल करें, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस में मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे वो वन लाइनर्स थे, ठीक है। उसके बाद भी कट ऑफ जो गई है वो 100 में से 41 गई थी। इस बार के अगर हम लेवल को देखें, क्वेश्चंस को देखें, तो इस बार के क्वेश्चंस बहुत सारे क्वेश्चंस इनफैक्ट वो मल्टीपल स्टेटमेंट वाले थे, ठीक है। मुझे फर्स्ट शिफ्ट का आइडिया नहीं है कि क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा गया है, बट सेकेंड शिफ्ट का मैं आपको बता सकता हूँ कि जो डिफ़िकल्टी लेवल थी वो लास्ट ईयर के एग्ज़ाम से हम उसको बोल सकते हैं कि वो हायर साइड में थी। तो इसका मतलब ये होता है कि जब नॉर्मलाइज होगा स्कोर एंड सेकेंड शिफ्ट में जिनका भी कम अटैम्प्ट है, नॉर्मलाइज होकर वो स्कोर बढ़ जाएगा, ठीक है। बढ़ने के बाद फिर जब लास्ट में कट ऑफ डिसाइड होने की बात होगी, तो आप ऐसा एज्यूम कर सकते हैं जिसके कि हाई चांसेस हैं कि कट ऑफ इस बार कम रहेगी। अब वो कितनी रहेगी, मैं भी देख रहा था पहले कि बहुत सारे ग्रुप पे अलग अलग टाइप की बातें चल रही हैं, लेकिन पूरे चांसेस हैं कि कट ऑफ लास्ट ईयर से कम जाए। अब वो कितनी कम जाएगी इसके बारे में बता पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जिनके भी अटैम्प्ट्स 35 के आसपास हैं, ठीक है, और उनकी एक्यूरेसी अगर अच्छी होगी, एक्यूरेसी अच्छी है या नहीं है, तो ये जज करने का बहुत अच्छा तरीका है कि आपके मॉक्स में कितने आते थे, ठीक है। अगर आपकी अगर मॉक्स में एक्यूरेसी 85% के आसपास है और अगर आपने 35 to 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, ठीक है, तो आप मतलब ठीक ठाक अभी कंडीशन में हो, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जिन्होंने 30 के आसपास किया है, अगर उनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी रही तो उनके भी चांसेस हैं अगर नॉर्मलाइज होता है, क्योंकि यहाँ पे बता पाना थोड़ा मुश्किल है इसलिए भी कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों में एग्जैक्ट लेवल क्या था ये वही बता पाएगा जिसने कि दोनों अटैम्प्ट किए हों। तो ऐसा कोई होता नहीं है जो कि दोनों अटैम्प्ट करे, तो इसलिए बता पाना मुश्किल है कि जो एग्जैक्ट डिफरेंस है दोनों शिफ्ट में वो कितने का था। लेकिन जहाँ तक बातें सुनने में आ रही है, जो फीडबैक था वो ये था कि फर्स्ट शिफ्ट में फिर भी बहुत सारे क्वेश्चंस वन लाइनर्स के फॉर्म में थे और स्ट्रेट अवे ऐसे पूछ लिए गए थे। सेकेंड शिफ्ट में बहुत कम ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपसे डायरेक्टली पूछा गया है, जैसे ई सरस है, तो ये आसान क्वेश्चन था। ई सरस के बारे में आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा, तो ये आप आराम से कर पाते, ठीक है। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, जैसे नैनो यूरिया का था, तो ये भी आसान था, लेकिन ऐसे आसान क्वेश्चंस बहुत कम थे। तो मेरा पॉइंट यही है कि लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में ऐसे आसान वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे, फिर भी कट ऑफ 41 ही रही थी। तो इस बार तो क्वेश्चन और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे, इसलिए हाई चांसेस हैं कि इसकी कट ऑफ नाबार्ड की वो थोड़ी कम जाएगी पिछले साल के मुकाबले। तो जिनके अटैम्प्ट्स अगर आप लास्ट ईयर के हिसाब से देख रहे हो कि आप शायद 40 नहीं कर पाए, 30 और 40 के बीच में हो, तो भी चांसेस हैं, डिपेंड करता है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। तो अभी हिम्मत मत हारना, फेज़ 2 की प्रिपरेशन आप कंटिन्यू रखो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ बाद में रिजल्ट आने के बाद आपको पता चलता है कि आपका उसमें क्लियर हो गया है, लेकिन आपने ये सोच के कि मेरे अटैम्प्ट्स बहुत कम थे, आपने उसके बाद पढ़ाई रोक दी, तो इसका आपको बहुत नुकसान होगा, क्योंकि जितना टाइम बचेगा बाद में रिजल्ट आने के बाद और मेंस के बीच में, उतना टाइम काफ़ी नहीं होगा फेज़ 2 के सिलेबस को कवर करने के लिए। और आप इसको ऐसे भी सोच के देखो कि हो सकता है आप में से बहुतों को फिर नेक्स्ट ईयर RBI का एग्ज़ाम भी देना हो, ठीक है। तो उस केस में आपकी पढ़ाई चलती रहनी चाहिए रेगुलरली। अगर आपने अभी छोड़ दिया, अभी आपने रीड किया है 3-4 महीने का PIB और फिर जो भी स्टैटिक पार्ट है, एटलीस्ट ESI का, ARD हो सकता है काम में ना आए आपके, लेकिन ESI तो काम आएगा वहाँ पे भी। तो ये सब चीज़ें आपकी कंटिन्यूड रहनी चाहिए। अगर आपने अभी छोड़ दिया तो फिर आपको दिक्कत होगी RBI के लिए स्टार्ट करने में, और अगर आपने अभी छोड़ दिया और आपका फेज़ 1 निकल गया, तब आप सोच के देखो कि जो टाइम बचेगा वो सफिशिएंट बिल्कुल नहीं होगा। तो आप अपनी पढ़ाई चालू रखना। अगर प्रीलिम्स नहीं भी होता है, ठीक है, तो भी ये आपके बाद में काम, ये सारी चीज़ें बाद में काम आएंगी, राइट। तो रिस्क बहुत ज़्यादा है, आप अपनी पढ़ाई अभी चालू रखना। बाद में रिजल्ट आने के बाद देखना कि क्या करना है, लेकिन अभी के लिए आपका फोकस होना चाहिए कि कैसे आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। 1-2 दिन का ब्रेक लेके आराम से सोचो। जितने भी टॉपिक्स न्यूज़ में रहे हैं पिछले 3-4 महीने में, कोशिश आप ये करना कि उनकी लिस्ट बना पाओ,
ठीक है, ये काम थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपको नेट पे सर्च करके देखना पड़ेगा। ठीक है, और जिन्होंने भी डिस्क्रिप्टिव का पैकेज ले रखा है तो हम क्वेश्चंस वहीं से डालेंगे। लेकिन आप अगर पढ़ाई खुद से कर रहे हो तो इस समय आपका पर्पस ये होना चाहिए कि आप बैठो आराम से, जो भी आपके पास कंपाइलेशन है पीआईबी की या फिर ऐसे भी अलग से, वो आप देख के पहले वहाँ से फ़िल्टर करो कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फेज़ 2 पे जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है तो उसके लिए प्रिपरेशन आपको अलग से नहीं करनी, जैसे आप पहले से कर रहे थे आपको वैसे ही करते रहना है। बस आप एक छोटा सा काम करना उसमें, टेक्निकली छोटा काम नहीं है ये, लेकिन फिर भी थोड़ा आसान पड़ेगा क्योंकि आप अभी भी पढ़ाई के हैबिट में हो। जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उसको थोड़ा डिटेल में कवर करना। हो सकता है कि आपने प्रीलिम्स के लिए थोड़ा ऊपर से पढ़ा होगा, मेंस में आपको डिटेल्स में जाना ही पड़ेगा। बिना डेप्थ में कवर किए वो नहीं होने वाला, क्योंकि अभी फेज़ 1 में भी प्रीलिम्स में भी काफ़ी क्वेश्चंस थे जो कि डेप्थ में एकदम पूछ लिए गए थे, राइट। तो इसका मतलब ये है कि अगर प्रीलिम्स में डेप्थ तक वो जा रहे हैं तो मेंस में तो और भी ज़्यादा जाएंगे। तो उसी हिसाब से फिर आपकी प्रिपरेशन भी होनी चाहिए। तो जो भी आपके पास नोट्स है आप उसको रेफ़र करो और नेट पे सर्च करके कोशिश करो कि जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होती है किसी भी स्कीम की वो ओपन करके आप देख पाओ कि उसमें क्या क्या फीचर्स दे रखे हैं। ठीक है, जिन्होंने हमारा कोर्स ले रखा है तो ये सब चीज़ें आपको संपूर्ण फाइल के थ्रू मिलती रहेगी। उसके बाद जब हम मॉक्स डालेंगे तो मॉक्स में भी क्वेश्चंस आपको डिटेल में वहाँ पे कवर होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि प्रीलिम्स में भी हमने क्वेश्चन थोड़े से टफ डाले थे जो लास्ट ईयर का लेवल था। आप में से बहुतों को लगा होगा उस समय कि क्वेश्चन शायद बहुत ही टफ हैं, लास्ट ईयर तो नहीं था इतना। तो हर एग्ज़ाम अब थोड़ा थोड़ा करके टफ होता जा रहा है। नाबार्ड का मेंस जो लास्ट ईयर था उसके मुकाबले इस बार का मेंस हो सकता है और भी ज़्यादा टफ हो जाए, तो आपको इसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहना है। ठीक है, तो आज के सेशन में इतनी बात। जितने क्वेश्चंस को रिकॉल कर पा रहा था उतना मैंने बता दिया। अगर आप अलग अलग ग्रुप्स पे जाओ तो वहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिखाई देते रहेंगे। हम ये कोशिश करेंगे कि कुछ दिनों में आपको एक PDF ऐसे प्रोवाइड कर पाएँ जिसमें कि वो सारे टॉपिक्स हों जहाँ से क्वेश्चंस आए थे। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत बार एग्ज़ाम दे के आने के बाद सारे क्वेश्चंस याद नहीं रहते, तो ये भी हमें थोड़ा फीडबैक के फॉर्म में लोगों से पूछना पड़ेगा कि क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, उसके बाद ही फिर ये फाइल रेडी हो पाएगी। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप कि आप कुछ ब्रेक लेके 1-2 दिन का ब्रेक लेके फिर से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।